आज का जो टॉपिक है वो डेविस की भौगोलिक चक्र के बारे में हम लोग को अध्ययन करना है। विलियम मॉरिस डेविस स्थल रूपों के विकास के लिए जाने जाते हैं और इन्होंने मूल रूप से 3 प्रमुख सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। पहला 1889 में सरिता जीवन का पूर्ण चक्र कंप्लीट साइकिल ऑफ रिवर लाइफ दिया। तो ये याद रखना है, 1889 में उन्होंने कंप्लीट साइकिल ऑफ रिवर लाइफ के बारे में बताया, जबकि ज्योग्राफिकल साइकिल का प्रतिपादन 1899 में किया। और तीसरा जो उनका प्रमुख सिद्धांत है वो ढाल का विकास है, जो क्रमिक रूप से ढाल में परिवर्तन होता रहता है। इसके बाद भी अगर हम लोग थोड़ा सा प्रीलिम्स एस्पेक्ट से देखें तो जो डेविस का चक्रीय संकल्पना है, जो कि युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था का बात किया गया है, इसका विभिन्न जलवायु प्रदेशों में स्थलाकृतियों के विकास के लिए इसका प्रयोग किया गया। जैसे कि देखेंगे कि शुष्क अपर्दन चक्र का प्रतिपादन डेविस ने 1903, 1905, 1930 में किया। इसी तरह से हिमानी अपर्दन चक्र, ग्लेशियर इरोजन थ्योरी, डेविस ने 1900 में, 1906 में दिया। सागरीय अपर्दन चक्र डेविस ने 1912 में दिया, जॉनसन ने 1919 में। क्रास्ट चक्र विधि ने 1911 में, स्विजिक ने 1918 में। इसी तरह से परिहिमानी अपर्दन चक्र पेल्टियर ने 1950 ईस्वी में दिया था। तो ये सब प्रीलिम्स में क्वेश्चंस आते हैं। अभी हम डेविस के भौगोलिक चक्र पर नहीं गए, अभी मैंने जनरल बातें किया कि डेविस ने 3 प्रमुख सिद्धांत डेविस के जाने जाते हैं। पहला 1889 में कंप्लीट साइकिल ऑफ रिवर लाइफ, दूसरा ज्योग्राफिकल साइकिल जो कि 1899 में आया, जबकि 1889 में कंप्लीट साइकिल ऑफ रिवर लाइफ आया था। बाद में ढाल का विकास भी आया। और इसी तरह से इनका जो चक्रीय संकल्पना का प्रयोग कर कर अन्य जलवायु प्रदेशों में स्थलाकृतियों के विकास पर सिद्धांत आया, जिसमें शुष्क अपर्दन चक्र का डेविस ने किया। अभी हमने जो आपको बताए थे, तो ये हम लोगों को थोड़ा सा रिवीजन कर लीजिएगा ये लेक्चर, तो ये सब प्रीलिम्स वाली बातें आपको याद रहेगा। अब मूल रूप से हम लोग आते हैं डेविस का भौगोलिक चक्र। अब यहाँ से ज्योग्राफिकल साइकिल पर बात करेंगे। ये अब हम लोग का पॉइंट्स आ गया। तो सर्वप्रथम डेविस महोदय ने 1899 में भौगोलिक चक्र की संकल्पना का प्रतिपादन किया और बताया कि भौगोलिक चक्र समय की वह अवधि है जिसके अंतर्गत उत्थित भूखंड अपर्दन के प्रक्रम द्वारा प्रभावित होकर एक आकृति विहीन समतल मैदान में बदल जाती है। तो भौगोलिक चक्र क्या है? एक टाइम पीरियड है जिसके अंतर्गत अफ्लिप्टेड जो लैंड है वो इरोजन के प्रोसेस के द्वारा अंतोगत्वा फीचरलेस पेनी प्लेन में बदल जाता, समतल मैदान में बदल जाता है। इस तरह डेविस ने स्थल रूपों के विकास में चक्रीय पद्धति का अवलोकन ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में किया, हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स में किया। उन्होंने बताया कि स्थल रूपों के निर्माण और विकास पर संरचना, स्ट्रक्चर, प्रक्रम, प्रोसेस तथा समय, टाइम का प्रभाव पड़ता है। इसे ही डेविस का ट्रायो बोलते हैं। स्थल रूप, संरचना, प्रक्रम और समय का प्रतिफल होता है। तो उनके अनुसार स्थल रूपों में समय के संदर्भ में क्रमिक परिवर्तन होता है। डेविस का भौगोलिक चक्र मॉडल निम्न मान्यताओं पर आधारित है। तो ये एजम्पशन है। स्थल रूप अंतर्जात और बहिर्जात कारकों की पारस्परिक क्रिया का प्रतिफल होता है, यानी लैंड फॉर्म्स आर द रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन इंडोजेनेटिक एंड एक्सोजेनेटिक फोर्सेस। स्थल रूपों का विकास क्रमिक रूप में होता है, जिससे कि पर्यावरणीय दशाओं में परिवर्तन के अंतर रूप
पर्यावरणीय दशाओं में जैसा परिवर्तन होता है, यानी परिवर्तन के अनुरूप स्थल रूपों का व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध अनुक्रम उत्पन्न होता है। मतलब स्थल रूपों का स्वरूप जो है वो पर्यावरणीय परिस्थितियों में परिवर्तन के अनुसार बदलता रहता है। नदियाँ तब तक अपनी घाटी को गहरा करती हैं जब तक कि वह क्रमबद्ध न हो जाए। क्रमबद्ध का मतलब है एक ढाल न प्राप्त कर लें। इस स्थिति की प्राप्ति के बाद नदियाँ लेटरल इरोजन द्वारा अपनी घाटी को चौड़ा करती। तो सबसे पहले वो वर्टिकल इरोजन करती हैं, गहरा काटती रहती हैं, तब तक काटेंगी जब तक कि वो थोड़ा बराबर ना हो जाए। स्थल खंड का उत्थान तीव्र गति से शॉर्ट पीरियड में पूर्ण हो जाता है। यद्यपि डेविस ने यह स्वीकार किया कि कुछ परिस्थितियों में उत्थान जो है, अपलिफ्टमेंट है, मंद गति से भी हो सकता है, स्लो प्रोसेस से भी हो सकता है। लेकिन सबसे गौर करने का बात ये है कि जब तक उत्थान समाप्त नहीं होता, अपरदन प्रारंभ नहीं होता। ये डेविस का अपना मनगढ़ंत बात है। तो डेविस ने यहाँ पर अपने भौगोलिक चक्र मॉडल को आरेख द्वारा व्याख्या की। चित्र में अपर कर्व द्वारा निरपेक्ष उच्चावच एब्सोल्यूट हाइट को दिखाया गया है, जबकि रिलेटिव हाइट सापेक्ष उच्चावच को एलसी कर्व यानी लोअर कर्व के द्वारा दर्शाया गया। वाई अक्ष पर सागर तल से ऊंचाई को प्रदर्शित किया गया है, यानी ये हाइट को दिखा रहा है। वहीं एक्स अक्ष पर समय को प्रदर्शित किया गया। उत्थान की अवधि को चक्रीय अवधि के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किया जाता। ये बहुत ध्यान देने की बात है कि जो उत्थान हो रहा है उसको उन्होंने बोला कि इसको साइकिल में शामिल नहीं करना, अपलिफ्टमेंट्स को। हाँ, इसे इरोजन साइकिल की तैयारी की अवस्था या प्रारंभिक अवस्था कह सकते हैं। लेकिन ये जो यूथ स्टेज, मैच्योर स्टेज और ओल्ड स्टेज की जो बात की गई है, वो उसमें उत्थान की अवधि को शामिल नहीं करना। जब अपरदन प्रारंभ हो जाता है तो संपूर्ण चक्र 3 स्टेज से गुजरता है, जिससे कि हम लोग यूथ, मैच्योर और सेलाइन स्टेज या तरुण, प्रौढ़ और जीर्ण अवस्था कहते हैं। तरुणावस्था में देखिए, यूथ स्टेज में तो स्थल खंड के उत्थान के समाप्ति के बाद अपरदन प्रारंभ हो जाता है। यहाँ से चक्र शुरू हो गया। इस अवस्था में जो पर्वत होते हैं, या जिसको हम लोग वाटर डिवाइडर कहते हैं, शिखर जो पर्वत का होता है, वो अपरदन नहीं होता, क्योंकि सरिताएं छोटी होती हैं और नदियों का ढाल तीव्र होता है, जिससे कि लंबोत अपरदन के कारण सापेक्षिक उच्चावच में वृद्धि होती रहती है। लंबोत अपरदन क्या करती है, गहरा करती है, जिससे कि रिलेटिव हाइट बढ़ता है। और चूंकि अभी लेटरल इरोजन हो नहीं रहा, याद रखना है, जब भी लेटरल इरोजन जब शुरू होगा तभी पहाड़ की पीके यानी शिखर कटती है। इस अवस्था की निम्न विशेषताएं होती हैं। निरपेक्ष उच्चावच स्थिर रहता है, क्योंकि पार्श्विक अपरदन यानी कि लेटरल इरोजन अभी नेग्लिजेंस है। घाटी के लंबोत अपरदन तथा ऊपरी भाग के न्यूनतम अपरदन के कारण सापेक्षिक उच्चावच में लगातार वृद्धि होती रहती है। घाटी का आकार भी होता है, जिससे कि उत्तल ढाल कन्वेक्स स्लोप की पार्श्विका बनती है, यानी किनारे में उसकी जो कॉन्वेक्स स्लोप होती है। इस तरह गार्ज और कैनियन का निर्माण होता है। नदी की जो लॉन्गिट्यूडनल प्रोफाइल है उसमें क्षिप्रिका यानी रैपिड्स, वाटरफॉल्स मिलते हैं, जो समय के साथ तरुणावस्था के अंत में समाप्त होते हैं। याद रखना है कि नदी का लॉन्गिट्यूडनल प्रोफाइल या अनुदैर्ध्य परिच्छेदिका उसे कहते हैं जहाँ से नदी निकलती है और जहाँ जाकर नदी गिरती है। ये पूरा उसको हम लोग लॉन्गिट्यूडनल प्रोफाइल बोलते हैं। तो इसमें रैपिड्स और वाटरफॉल्स पहाड़ी क्षेत्रों में यूथ स्टेज में दिखता है। ये भी याद रखना है, यूथ स्टेज आपको कहाँ आएगा, पहाड़ पर आएगा। जब नदी का ढाल तेज है तभी ये यूथ स्टेज होता है। मैदान में जब नदियाँ आती हैं ना, उसी को हम लोग प्रौढ़ावस्था कहते हैं। तो प्रौढ़ावस्था के प्रारंभ होते ही मैच्योर स्टेज में लेटरल इरोजन प्रारंभ हो जाता है। घाटियों की चौड़ाई बढ़ने लगती है। इस प्रक्रिया को वैली वाइडनिंग भी बोलते हैं। अधिकांश नदियाँ अपरदन के आधार तल के अनुरूप प्रवणित हो जाती हैं, यानी बेस लाइन के अनुरूप ढाल बना लेती हैं।
घाटी का गहरा होना अब कम हो जाता है, यानी बिल्कुल कम हो जाता है। पहाड़ी तथा जल विभाजकों के जो शिखर हैं उनका अपरदन प्रारंभ हो जाता है। अभी आपको बताए थे कि अपर कर्व का तभी गिरावट आएगा जब लेटरल इरोजन शुरू हो जाए। निरपेक्ष ऊंचाई कम होने लगेगी। इस तरह निरपेक्ष और सापेक्ष ऊंचाई दोनों में कमी होने लगता है, क्योंकि किनारा कटता है। अब लेटरल इरोजन के कारण यूथ स्टेज की जो भी आकार की घाटी थी वो चौड़ी घाटी में परिवर्तित हो जाती। तो यहाँ पर ये हम लोग जान गए, ये घाटियाँ कम गहरी तथा समतल या मंद ढाल वाली हो जाती हैं। तरुणावस्था में तीव्र गर्तन के कारण जलमार्गी ढाल कम हो जाता है, अतः प्रौढ़ावस्था में मंद जलमार्गी ढाल के कारण नदियों का प्रवाह कम हो जाने से उनकी परिवहन क्षमता भी कम हो जाती है, जिस कारण घाटी गर्तन मंद पड़ जाता है और लेटरल इरोजन के कारण घाटियों का चौड़ा होना सक्रिय रहता है। अब आते हैं हम लोग ओल्ड स्टेज में। तो यहाँ पर लंबवत अपरदन का स्थान समाप्त हो जाता है, लंबवत अपरदन बिल्कुल ख़त्म हो जाता है यहाँ पर, और लेटरल इरोजन ही चलेगा। घाटी का चौड़े होने का कार्य अब भी जारी रहेगा, और जो जल विभाजक होते हैं यानी पर्वत के आकार में डाउन वेस्टिंग होती है, बैक वेस्टिंग के कारण उनमें ह्रास होने लगता है। अपर कर्व में तेज़ी से गिरावट आने लगती है, तो निरपेक्ष उचावच बहुत कम हो जाता है और जलमार्ग के ढाल नितांत कम हो जाते हैं, बहुत कम हो जाते हैं। काइनेटिक एनर्जी बिल्कुल न्यूनतम हो जाएगा, जिस कारण लंबवत अपरदन या घाटी गर्तन बिल्कुल नहीं होगा। निरपेक्ष या सापेक्ष उचाव दोनों ही कम होने लगते हैं। और इस तरह से हम लोग देखें यूथ में, मैच्योर में भी, और मैच्योर और ओल्ड में ये दोनों कम होने लग रहे हैं। यहाँ बिल्कुल कम हो जाएंगे, घाटियाँ चौड़ी हो जाएगी, कम गहरी हो जाएगी। जो उसका किनारे का ढाल है वो अब कॉनकेव हो जाएगा, अवतल बन जाएगा, और नदियाँ मियांडर बनाती हुई विस्तृत बाढ़ मैदानों का निर्माण करेंगी। अंत में समतल मैदान, जिसे डेविस ने पेनीप्लेन कहा, का निर्माण हो जाएगा। सतह पर कुछ बिखरी हुई अवशिष्ट पहाड़ियाँ मिलती हैं, जिसे डेविस ने मोनाडोनाक की संज्ञा दी। मोनाडोनाक यूएसए के न्यू हैम्पशायर की मोनाडोनाक पहाड़ी के नाम पर किया गया। अब इसका जो प्रभावी पक्ष है, जो इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट है, उस पर हम लोग आते हैं। डेविस का मॉडल अत्यंत सरल और व्यवहार्य है। डेविस ने अपने मॉडल को सुस्पष्ट, रोचक और सहज शैली में प्रस्तुत किया, जिससे लोगों का ध्यान शीघ्र आकर्षित हो गया। ब्रायन महोदय का कहना था कि डेविस की निर्मल और सुस्पष्ट भाषा के नशे से लोग अभिभूत हो गए थे। यानी बहुत सरल मॉडल है, सबको समझ में आता है। डेविस का मॉडल व्यापक स्तर पर क्षेत्र अध्ययन से प्राप्त परिणामों पर आधारित है। डेविस के सिद्धांत ने तात्कालिक भूविज्ञान में प्रचलित विकासीय विचारधारा को भरपूर समर्थन किया। डेविस का जो विचारधारा था वो डार्विन पर आधारित था। डेविस के सिद्धांत में असल रूपों के विकास से संबंधित प्रेडिक्शन तथा पिछली घटनाओं की पुनर्रचना की जा सकती है। अब इनका भी पक्ष पर आते हैं। डेविस के उत्थान की संकल्पना मान नहीं है, क्योंकि डेविस ने अल्पकालिक यानी बहुत शॉर्ट पीरियड में त्वरित दर से उत्थान की बात की गई, जबकि प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के अनुसार उत्थान की प्रक्रिया सतत चलती रहती है। इसकी दर अत्यंत मंद भी हो सकती है और तीव्र भी हो सकती है। डेविस के उत्थान और अपरदन के बीच संबंधों का संकल्पना भ्रामक है। अपरदन उत्थान की समाप्ति का प्रतीक्षा नहीं कर सकता, वरन जैसे ही उत्थान होता है अपरदन भी प्रारंभ हो जाता है। डेविस ने इस आपत्ति के संबंध में स्पष्टीकरण देते हुए कहा था कि उनकी उत्थान की अवस्था में अपरदन दो कारणों से अल्प होता है: मॉडल को सरल बनाने हेतु और उत्थान की अवस्था के समय अपरदन उत्थान की तुलना में नगण्य होना। तो ये अपना उन्होंने तर्क दिया था कि मॉडल को सरल बनाने के लिए, और जब उत्थान होता है तो उस समय अपरदन बहुत कम होता है, तो उसको नेग्लिजेंस मान लिया इन्होंने। तीसरा बात है कि डेविस के भौगोलिक चक्र तीनों अवस्था, यूथ, मैच्योर और ओल्ड, से गुजरने के बाद समाप्ति के लिए दीर्घकाल तक की स्थिरता होना चाहिए। परंतु हम लोग जानते हैं कि धरातल में लगातार प्लेट टेक्टोनिक्स की क्रियाएं होती रहती हैं, और
स्थलखंड में ज्वालामुखी और भूपटल विवर्तनीय घटनाएं होती रहती। डेविस के इसके स्पष्टीकरण में कहना था कि चक्र की समाप्ति के लिए यदि भूपटल की स्थिरता संभव नहीं हो तो पुनः उत्थान के कारण अपवर्तन चक्र में इंटरप्शन आ जाएगा और नया अपवर्तन चक्र प्रारंभ हो जाएगा। तो इन्होंने इस पूरे एक साइकिल को दिखाने के लिए ही तरुण, प्रौढ़ और जीर्ण का बात किया था। हालांकि इन्होंने स्वीकारा था कि हाँ, चक्र में व्यवधान हो सकता है। नेक्स्ट बात है कि डेविस के मॉडल में समय को आवश्यकता से अधिक महत्व दिया गया। वास्तव में डेविस का मॉडल समय आधारित मॉडल है, संरचना को उतना महत्व नहीं दे पाए। तो ये डेविस पर एक हम लोग निगाह मार लिए, समझ में आ गया डेविस, और अपने भाषा में इसको हम लोग लिख सकते हैं। थैंक यू।